हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा और ख़ास करके दरोगा एग्ज़ाम के लिए स्पेशल या सेट जो है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बना रहे हैं। तो आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 7.8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है और एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में रुधिर यानी रक्त की ब्लड की जो मात्रा होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें आपका 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो आपका रुधिर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फुफ्फुस और ऑप्शन डी वृक्क। तो ईसीजी जो है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो किसके गतिविधि को दर्शाता है। तो वो दर्शाता है आपका हृदय। ठीक है, किसके गतिविधि को? हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी अंडाशय। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष तो ये जो है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और इस ग्रंथि के हार्मोन जो है वो अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और अग्नाशय, वृषण, अंडाशय ये सब जो है एक मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है जो बाह्य तथा अंत दोनों है, जो क्या करता है रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है वाष्पो उत्सर्जन और चालन, ऑप्शन डी है चालन और श्वसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालन और श्वसन। देखिए, पादप में अंधकार के समय जो है चालन और श्वसन की प्रक्रिया होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन जो है वो डिपेंड करता है किस पर? प्रकाश पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकाश पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। ऑप्शन ए सभी पत्तियों का नाश, ऑप्शन बी उसकी आधी शाखाओं का नाश, ऑप्शन सी उसकी पत्तियों में से आधी का नाश और ऑप्शन डी उसकी छाल का नाश। तो वृक्ष को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचता है जब उसके छाल को हम काट देते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा नाश होता है, क्योंकि वृक्ष का जो है वो वृक्ष के छाल में जो फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम ऊतक का अभाव हो जाता है, जिससे वो क्या है खाद्य परिवहन नहीं हो पाता है। खाद्य पदार्थ जो है उसका जो परिवहन है यानी नीचे से ऊपर जाने का जो क्रिया है वो बाधित हो जाता है और उससे ज़्यादा वृक्ष को हानि पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 0 डिग्री, 0 डिग्री 0, ठीक है, यानी कि ये 0, और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तथा इसमें पूछा है क्या, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये होगा आपका 32, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और अधोशीर्षी, ऑप्शन डी आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु की ओर और वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, और वो आभासी सीधा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। आभासी सीधा होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में पूछा जाए, यहाँ लेंस है, अवतल दर्पण में पूछा जाए तो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वेग पर, ऑप्शन बी तीव्रता पर, ऑप्शन सी आवृत्ति पर, ऑप्शन डी आयाम पर। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डिपेंड करता है किस पर, तो वो डिपेंड करता है आपका आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर, ठीक है। ध्वनि का जिस लक्षण के कारण जो है वो मोटा पतला, ठीक है, ध्वनि जो है हमको कभी मोटा कभी पतला, यानी कि मोटा पतला जो हम सुनते हैं उसी को हम लोग तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटा पतला, यानी कि तारत्व कहते हैं। और ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने के साथ साथ जो है ध्वनि, अगर तारत्व बढ़ता है तो ध्वनि पतली होगी, और तारत्व कम हो जाता है तो ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है गति का नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, न्यूटन का पहला गति नियम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो चलिए, ऑप्शन ए में है केजी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी में है जूल, ऑप्शन डी में है वाट सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, और ये क्या वाट सेकेंड ये भी होता है किसका, ऊर्जा का। लेकिन ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो किसका है, तो वो है आपका संवेग का। किसका है, केजी मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? ऑप्शन ए कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज, ऑप्शन सी एसी से डीसी, ऑप्शन डी डीसी से एसी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, एसी से डीसी, ठीक है, एसी से डीसी में मतलब बदलने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की संख्या है वो बढ़ाने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो किसके पास है, संसद के पास, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा और उपरोक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की बैठक जो है वो स्थगन या सत्रावसान द्वारा क्या किया जाता है, विघटन यानी कि समाप्त
की जाती है, ठीक है। और स्थगन द्वारा जो है कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए टाल दिया जाता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होता है, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सभी आपका बी भी होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। ये किसके अनुसार होता है? तो ये मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान और उसके क्षेत्र के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधित्व है वो होता है आपका उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ठीक है। राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होता है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो 250, कितना? 250, ठीक है, 250 और निर्धारित है, 250 निर्धारित है। उसके बाद इसमें जो है 238 सदस्य जो होते हैं वो संघ शासित प्रदेश से होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लेकिन जो 12 सदस्य होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन ए जनता के लोकतंत्र, ऑप्शन बी जनता के जनतंत्र, ऑप्शन सी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। तो इसका जो आंसर है वो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हम भारत के लोग, ठीक है। इसी से जो है भारत का संविधान का जो उद्देशिका है वो उद्देशिका की मतलब प्रस्तावना जो है वो यही शब्द से जो है आपका यानी कि शुरुआत होता है, शुरू होता है, हम भारत के लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 31वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जो है लोकसभा में सीटों की संख्या 225 से 245 कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है वो राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3, ठीक है, नाम में परिवर्तन संबंधित विधेयक जो है वो राष्ट्रपति, ठीक है, विधेयक पर राष्ट्रपति का मंजूरी होना आवश्यक होता है, राष्ट्रपति का अनुमति होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही और सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी में है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ऑप्शन डी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए बी सी ये तो सही है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना ये आपका 25 से क्या है? 25 से 28 है, ठीक है। तो यहाँ 27 नहीं होगा, क्या होता? 28 होता तो सही हो जाता है, 27 है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? ऑप्शन ए कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन बी 6 माह, 3 माह, 2 माह,
तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई समय सीमा नियत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए, राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। ऑप्शन बी है, स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन सी, राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 155 संविधान के अनुच्छेद 155 संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है और उसी के द्वारा होती है। और राज्यपाल के वेतन और भत्ते की जो है मतलब भत्ता जो है वो संचित निधि, ठीक है, राज्य की संचित निधि, राज्य की, केंद्र की नहीं, किसकी? राज्य की संचित निधि पर क्या होता है? भारित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षा, पुलिस, उसके बाद परिवार नियोजन। ऑप्शन डी, वनों, उसके बाद वन, पशुओं तथा पशुओं का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि शिक्षा, परिवार नियोजन, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब है समवर्ती सूची के विषय। लेकिन लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, उसके बाद हो गया लोकसभा व्यवस्था, कृषि, पुलिस, ये सब किसके अंतर्गत है? राज्य सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची के विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा गया है राज्य सूची के विषय, तो वो होगा पुलिस, बाकी सब जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, राज्य, केंद्र और राज्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 248 में जो है वो अपशिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान है, और इस विषय पर कानून जो है वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? तो वो है आपका संसद का। किसका? संसद का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1938 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? गेल की स्थापना यानी राष्ट्रीय नियोजन भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गेल की स्थापना जो है वो हुई 1984 में। कब हुई? 1984 में। और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है या किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए, से का नियम। ऑप्शन बी, ग्रेसम का नियम। ऑप्शन सी, किन्स का नियम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो से के नियम के अनुसार जो है वो आपका आपूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। यह नियम जो है वस्तु विनिमय, यह नियम जो है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।